हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो कृषि जीव विज्ञान में चैप्टर 10 में हमने केंचुए की बाह्य संरचना कंप्लीट कर ली थी। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र, केंचुए का श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें जो श्वसन क्रिया होती है वो नम त्वचा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? नम त्वचा के द्वारा। ठीक है। और उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे मनुष्य के रक्त में भी हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही केंचुए के रक्त में जो श्वसन वर्णक होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो छोटी छोटी बातें केंचुए के श्वसन तंत्र के बारे में जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं हम, केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें श्वसन क्रिया नम त्वचा के द्वारा होती है। लेकिन इसमें श्वसन क्रिया नम त्वचा श्वसन क्रिया नम त्वचा द्वारा होती है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, केंचुए में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? नम त्वचा के द्वारा होती है। कैसे होती है? देखो, जैसे ये वायुमंडल, यहाँ से O2 गैस, ये सबसे पहले आएगी केंचुए की नम त्वचा के संपर्क में। नम त्वचा, और इस त्वचा के ऊपर जो पृष्ठीय छिद्र होते हैं उनके द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएगी? देहगुहीय द्रव में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी? देहगुहीय द्रव में। और देहगुहीय द्रव से कहाँ चल जाएगी? रक्त में। ठीक है। तो इस प्रकार से O2 गैस कहाँ तक पहुंचगी? रक्त तक। ठीक इसी प्रकार से रक्त से निकलती है CO2 गैस। क्या निकलती है? CO2 गैस। और ये CO2 गैस कहाँ पहुंचेगी? रक्त से देहगुहीय द्रव में। और देहगुहीय द्रव में वापिस त्वचा, और त्वचा के द्वारा वापिस बाहर त्याग दी जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है कि सबसे पहले जो O2 गैस है वो नम त्वचा के द्वारा कहाँ पहुँचेगी? केंचुए के देहगुहीय द्रव में पहुँचेगी। और देहगुहीय द्रव से रक्त में। ठीक है। और इसी प्रकार जो रक्त में जो CO2 गैस होती है वह रक्त से निकलकर पहले कहाँ आएगी? देहगुहीय द्रव में आएगी। और देहगुहीय द्रव से नम त्वचा के द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। इस प्रकार से केंचुए में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। ध्यान रखना, वायुमंडल से O2 गैस नम त्वचा के द्वारा केंचुए के देहगुहीय द्रव में जाएगी, देहगुहीय द्रव से रक्त में। ठीक है। और यह रक्त से जो CO2 गैस है वह देहगुहीय द्रव में आती है। देहगुहीय द्रव से नम त्वचा के द्वारा बाहर वायुमंडल में त्याग दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, केंचुए में O2 गैस नम त्वचा द्वारा
नम त्वचा द्वारा देहगुह्य द्रव में प्रवेश करती है, देहगुह्य द्रव में प्रवेश करती है और वहाँ से रक्त में पहुँचती है। देहगुह्य द्रव से कहाँ पहुँचेगी? रक्त में पहुँचती है। और इसी प्रकार CO2 गैस, CO2 गैस रक्त से देहगुह्य द्रव में पहुंचती है और यहाँ से कहाँ से? देहगुह्य द्रव से, और यहाँ से नम त्वचा द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। ठीक है। और एक चीज़ और लिख लेते हैं कि इसमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, केंचुए में श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। तो ये था केंचुए का श्वसन तंत्र। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन जो श्वसन क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? नम त्वचा के द्वारा होती है। ठीक है। कैसे होती है? प्रोसेस क्या है कि केंचुए में जो O2 गैस है वो सबसे पहले नम त्वचा के द्वारा कहाँ जाएगी? देहगुह्य द्रव में प्रवेश करती है और देहगुह्य द्रव से रक्त में पहुँचती है। कहाँ पहुँचती है? रक्त में। ठीक इसी प्रकार से रक्त में जो CO2 होती है वो CO2 रक्त से निकलकर पहले देहगुह्य द्रव में आएगी और देहगुह्य द्रव से त्वचा के द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि केंचुए में श्वसन वर्णक के रूप में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंचुए का परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो श्वसन तंत्र में ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना कि जो श्वसन तंत्र है वो इसमें नहीं पाया जाता है, और जो श्वसन क्रिया होती है केंचुए में वो नम त्वचा के द्वारा होती है। ठीक है। और श्वसन वर्णक के रूप में इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम केंचुए का परिसंचरण तंत्र। केंचुए का परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो इसमें जो परिसंचरण तंत्र होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है। तो इसका जो परिसंचरण तंत्र है उसको डिवाइड करते हैं हम, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें नंबर 1 चीज तो रक्त। ठीक है। दूसरी है रक्तवाहिनी।
और तीसरी चीज है हृदय। ठीक है, रक्त दो चीजों से मिला होता है, मिलके बना होता है कि प्लाज्मा और एक रक्त कणिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। घुला हुआ होता है। केंचुए में रक्त कणिकाएं एब्सेंट होती है, अर्थात केंचुए के रक्त में कोई रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। हृदय, देखो हृदय कैसा होता है, इसमें स्पंदनशील पेशीय कपाट युक्त, अर्थात कपाट पाए जाते हैं हृदय में जो रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, 4 जोड़ी हृदय होते हैं इसमें। ठीक है, एक तो पार्श्व हृदय, ये होते हैं 7 व 9 खंड में, और एक होता है पार्श्वग्रसिका हृदय। 2 जोड़ी होते हैं पार्श्वग्रसिका हृदय, ये होते हैं 12-13 खंड में, 12-13 खंड में। ठीक है, तो ये था रक्त परिसंचरण तंत्र का डिवाइडेशन। पहली चीज, इसमें रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो इसमें प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है, और प्लाज्मा में क्या घुला हुआ रहता है, हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण केंचुए के रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हृदय 4 जोड़ी होते हैं। हृदय कैसा होता है, स्पंदनशील पेशीय यानी कि पेशियों से बना हुआ रहता है और कपाट युक्त होता है। ठीक है, 4 जोड़ी हृदय होता है। पार्श्व हृदय 2 जोड़ी, तो पार्श्व हृदय 2 जोड़ी पार्श्वग्रसिका हृदय। ठीक है, पार्श्व हृदय होते हैं 7 व 9 खंड में, और पार्श्वग्रसिका हृदय होते हैं 12 और 13वें खंड में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। ध्यान रखना, केंचुए का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है बंद प्रकार का होता है। रक्त वाहिनियां और हृदय से मिलकर इसके परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है। रक्त में ओनली प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, और प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है। रक्त वाहिनियां पाई जाती है। हृदय 4 जोड़ी होता है। कितने होते हैं हृदय, 4 जोड़ी हृदय होते हैं। स्पंदनशील होते हैं, पेशीय होते हैं और कपाट युक्त होते हैं। कपाट पाए जाने का क्या फायदा है, कपाट का क्या कार्य है, ये रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, 2 जोड़ी पार्श्व हृदय और 2 जोड़ी पार्श्वग्रसिका हृदय। पार्श्व हृदय पाए जाते हैं 7 व 9 खंड में, और पार्श्वग्रसिका हृदय पाए जाते हैं 12वें 13वें खंड में। ठीक है, तो कुछ 3-4 पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, केंचुए में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केंचुए में बंद परिसंचरण तंत्र केंचुए में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अर्थात बंद परिसंचरण तंत्र से मतलब इसमें रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। अर्थात
रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, नलिकाओं में बहता है। ठीक है, केंचुए के रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है, हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। ठीक है, केंचुए में हृदय की संख्या कितनी है? 4 जोड़ी। केंचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार हृदय पाए जाते हैं, नलिकाकार हृदय पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं? स्पंदनशील, जो स्पंदनशील पेशीय तथा कपाट युक्त होते हैं। कपाट युक्त होते हैं और यह 7, 9, 12 व 13वें खंडों में पाए जाते हैं। खंडों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट ये लिख सकते हैं, कपाट का कार्य रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना है। कपाट का कार्य रक्त के, यानी कि रक्त को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं, रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना है। ठीक है, तो ये था केंचुए का रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है इसमें, अर्थात जो रक्त है वह बंद नलिकाओं में बहता है। ठीक है, केंचुए के रक्त का रंग लाल होता है, कारण क्योंकि इसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। ठीक है, केंचुए में 4 जोड़ी नलिकाकार हृदय पाए जाते हैं और हृदय कैसा होता है? स्पंदनशील होता है, पेशीय अर्थात ये पेशियों से बना होता है और कपाट युक्त होता है। ठीक है, 4 जोड़ी हृदय, 4 खंड हैं, कौन कौन से? 7, 9, 12 व 13वें खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, और कपाट का कार्य क्या है? रक्त के विपरीत प्रवाह को रोकना। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना उत्सर्जन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, देखो हमने बाह्य संरचना में पढ़ा था वृक्कक या नेप्रिडिया के बारे में। केंचुए का जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं? नेप्रिडिया या वृक्कक। ठीक है, और ये वृक्कक प्रथम 3 खंडों को छोड़कर केंचुए के शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है, केंचुआ मुख्य रूप से यूरियोटेलिक प्राणी है, लेकिन संतृप्त अवस्था में ये अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है। मुख्य रूप से तो क्या है ये? यूरियोटेलिक, यानी कि ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो जो केंचुए में उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? नेफ्रिडिया या वृक्कक के द्वारा होता है।
तो यहाँ लिखता हूँ मैं केंचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया, इसी को बोल सकते हैं वृक्कक, के द्वारा होता है। इसीलिए इसके उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं। इसीलिए इसके उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रीडियल तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब ये नेफ्रीडिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? केंचुए के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रीडिया या वृक्कक पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखता हूं मैं केंचुए के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में, ये चीज अपन ने बाह्य संरचना में भी पढ़ी थी जब बाह्य छिद्र पढ़े थे, शेष सभी खंडों में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। और प्रत्येक खंड में इनकी संख्या लगभग 200 होती है। और प्रत्येक खंड में इनकी संख्या लगभग 200 होती है। कितनी होती है? 200 होती है। लेकिन जो परियाणिका वाला क्षेत्र होता है वहाँ वृक्ककों की संख्या 2000 तक होती है। कितनी होती है? इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? क्लाइटेलम या परियाणिका क्षेत्र को वृक्ककों का जंगल या वन भी कहते हैं। लेकिन 14, 15, 16वें खंडों या बोल देते हैं अपन क्लाइटेलम या परियाणिका, 14, 15, 16वें खंड को ही क्या कहते हैं अपन? क्लाइटेलम या परियाणिका कहते हैं। और इस क्षेत्र में वृक्ककों की संख्या लगभग 2000 तक होती है। परियाणिका में वृक्ककों की संख्या प्रत्येक खंड में, जो परियाणिका के 3 खंड है उन प्रत्येक खंड में 2000 तक होती है। कितनी होती है? 2000 तक होती है। इसीलिए इसे किसे? क्लाइटेलम या परियाणिका क्षेत्र को वृक्ककों का जंगल, वृक्ककों का जंगल या वन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि केंचुए में कौन से क्षेत्र को वृक्ककों का जंगल कहा जाता है? क्लाइटेलम या परियाणिका क्षेत्र को वृक्ककों का जंगल या वन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन खंडों में नेफ्रीडिया या वृक्ककों की संख्या अन्य खंडों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। लगभग प्रत्येक खंड में 2000 तक होती है। इसलिए क्लाइटेलम या परियाणिका क्षेत्र को वृक्ककों का जंगल भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो जो प्रत्येक वृक्कक होता है उसके 5 भागों से मिलकर बना होता है।
प्रत्येक वृक्कक के 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो वृक्कक मुख, या इसी को बोलते हैं हम नेप्रोस्टोम। नेप्रोस्टोम एक। दूसरा भाग ग्रीवा। तीसरा भाग सीधी पाली। चौथा भाग कुंडलित पाली। कुंडलित पाली। और 5वां भाग होता है, वो होता है अंतस्थ वाहिनी। अंतस्थ वाहिनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो केंचुओं का प्रत्येक वृक्कक होता है वो 5 भागों से मिलकर बना होता है। पहला वृक्कक मुख या नेप्रोस्टोम, दूसरा ग्रीवा, तीसरा सीधी पाली, चौथा कुंडलित पाली और लास्ट 5वां भाग कहलाता है अंतस्थ वाहिनी। ठीक है, अब यहाँ एक छोटा सा नोट लिखता हूँ मैं। जो ग्रसनी वृक्कक और अध्यावरणी वृक्कक होते हैं उनमें वृक्कक मुख या नेप्रोस्टोम नहीं पाए जाते हैं। बाकी सभी में 5 भाग होते हैं, लेकिन एक ग्रसनी वृक्कक और एक अध्यावरणी वृक्कक, इनमें नेप्रोस्टोम या वृक्कक मुख नहीं पाया जाता है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं ग्रसनी वृक्कक तथा अध्यावरणी वृक्कक। अध्यावरणी वृक्कक में वृक्कक मुख या नेप्रोस्टोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट है इसमें देखो, स्थिति के आधार पर जो केंचुए के वृक्कक है वो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिखता हूं मैं स्थिति के आधार पर, यानी कि केंचुए के शरीर में कहाँ पाए जाते हैं उस आधार पर। स्थिति के आधार पर वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वही पहला प्रकार ग्रसनी वृक्कक, यानी कि जो ग्रसनी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको क्या बोलेंगे? ग्रसनी वृक्कक। अध्यावरणी वृक्कक, जो अध्यावरणी क्षेत्र में या त्वचा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको बोलेंगे अध्यावरणी वृक्कक। और तीसरे प्रकार के हैं पटीय वृक्कक। पटीय वृक्कक। ठीक है, तो स्थिति के आधार पर वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। ग्रसनी क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्रसनी वृक्कक, अध्यावरणी क्षेत्र में पाए जाने वाले अध्यावरणी वृक्कक, और पट यानी कि जो ज्वाइंटों पे पाए जाते हैं, जैसे 5वें छठे खंड के पट पर, उन्हें कहते हैं हम पटीय वृक्कक। फिर लास्ट पॉइंट है कि कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर भी वृक्कक 2 प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर वृक्कक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखी तो क्या बाहर खुलते हैं, त्वचा या शरीर से बाहर की ओर खुलते हैं।
तो पहला प्रकार है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वृक्कक शरीर से बाहर की ओर खुलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, बहिर्मुखी। और जो दूसरा प्रकार है आंतरमुखी। आंतरमुखी यानी कि ये कहाँ खुलते हैं, आंत्र में खुलते हैं। ये वृक्कक आंत्र में खुलते हैं। ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखता हूं मैं, केंचुआ यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी कि ये मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका त्याग करता है, यूरिया। यूरियोटेलिक प्राणी है, अर्थात ये यूरिया मुख्य रूप से, अर्थात यह मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है। तो ये था केंचुए का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। केंचुए में उत्सर्जन नेप्रिडिया या वृक्कक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, नेप्रिडिया या वृक्कक के द्वारा होता है। इसीलिए इसके उत्सर्जन तंत्र को नेप्रिडियल तंत्र भी कहते हैं। ठीक है। और जो नेप्रिडिया है, केंचुए के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है। और इनकी संख्या प्रत्येक खंड में लगभग 200 होती है, लेकिन केंचुए का जो परियाणिका वाला क्षेत्र होता है, क्लाइटेलम वाला क्षेत्र, अर्थात 14, 15 व 16वें खंडों में इनकी संख्या 2000 तक होती है। इसलिए इस क्लाइटेलम वाले क्षेत्र को हम वृक्ककों का जंगल या वन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंचुए के किस भाग को वृक्ककों का जंगल या वन कहा जाता है, तो परियाणिका या क्लाइटेलम वाले क्षेत्र को वृक्ककों का जंगल कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि केंचुए के प्रत्येक वृक्कक के 5 भाग होते हैं, यानी कि जो प्रत्येक वृक्कक है 5 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग वृक्कक मुख या नेप्रोस्टोम, दूसरा ग्रीवा, तीसरा सीधी पाली, चौथा कुंडलित पाली और 5वां अंतस्थ वाहिनी। ठीक है। लेकिन जो ग्रसनी और अध्यावरणी प्रकार के वृक्कक होते हैं, उनमें ये वृक्कक का पहला भाग वृक्कक मुख या नेप्रोस्टोम नहीं पाया जाता है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्थिति के आधार पर वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं, अध्यावरणी वृक्कक, ग्रसनी वृक्कक और पटीय वृक्कक। ठीक है। यानी कि जो ग्रसनी क्षेत्र में पाए जाएंगे उनको ग्रसनी वृक्कक, अध्यावरणी क्षेत्र में पाए जाने वाले अध्यावरणी वृक्कक और खंडों के पट पर पाए जाने वाले पटीय वृक्कक। ठीक है। और फिर लास्ट पढ़ा हमने कार्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिर्मुखी जो शरीर द्वारा बाहर की ओर या शरीर से बाहर की ओर खुलते हैं। ठीक है। एक होते हैं अंतर्मुखी जो कहाँ खुलते हैं, अंदर की ओर आंत्र में खुलते हैं। ठीक है। और केंचुआ मुख्य रूप से यूरियोटेलिक होता है। ठीक है। और ये अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है, लेकिन किस कंडीशन में, संतृप्त अवस्था में। ठीक है। ओके।